हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने क्वथनांक के उन्नयन की बात की थी। इस क्लास में हम हिमांक के अवनमन की बात करेंगे। ये सारे जो चल रहे हैं हमारे चार अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, जो कि किसके हैं? विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इसमें बात करते हैं हम हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन अर्थात हिमांक का घटना। सबसे पहले बात करते हैं हिमांक क्या होता है। तो हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी भी विलयन की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य अवस्था में उपस्थित रहती है। जो द्रव अवस्था है, ठोस अवस्था है, जो दोनों अवस्थाएं हैं वो किसमें होंगी? साम्य अवस्था में। वह ताप उस विलयन का क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक। तो सबसे पहले हिमांक की बात कर लें। हिमांक किसी भी विलयन का वह ताप जिस पर विलयन की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था साम्य अवस्था में उपस्थित होती है, वह ताप उस विलयन का हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। किसी भी विलयन का वह ताप जिस विलयन पर द्रव अवस्था व ठोस अवस्था साम्य अवस्था में उपस्थित होती है, वह ताप उस विलयन का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो यहाँ हिमांक ये कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम हिमांक की सेकंड बात करें तो उसमें क्या होता है कि द्रव और जो ठोस है उनका जो वाष्पदाब है, किसी भी विलयन का जो वाष्पदाब है, यदि वह एक वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिमांक। जैसे यहाँ पर ये ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था किसी भी विलयन की है, और ये अवस्था कौन सी है? आपकी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था ये किसके लिए है भाई? विलयन के लिए। विलयन के लिए। तो यहाँ ये दोनों अवस्थाएं किसमें होंगी भाई? साम्य अवस्था में होंगी। किसमें होंगी? साम्य अवस्था में। तो यहाँ ये क्या है? साम्य अवस्था स्थापित हो गई। साम्य अवस्था। और इस साम्य अवस्था में जो विलयन का ताप होगा वो क्या कहलाएगा? उस विलयन का हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक। अर्थात उस ताप पर वह विलयन क्या होता है, या कह सकता हूं मैं जमता है। क्या होता है? जमता है। जैसे मैं बात कर लूं, जल है, जल की बात कर लेते हैं, H2O की बात कर लेते हैं। H2O का जो हिमांक होता है, हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? द्रव अवस्था और जो इसकी ठोस अवस्था होती है दोनों में क्या होता है? साम्य स्थापित होता है। अर्थात जो विलयन है उसमें क्या होता है? साम्य स्थापित होता है द्रव और ठोस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जैसे द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी द्रव अवस्था है किसकी? जल की। अर्थात जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था अर्थात जो बर्फ है, बर्फ में जमना प्रारंभ हो जाता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, उस विलयन का हिमांक कहते हैं। अब बात आती है हिमांक का अवनमन। आखिर हिमांक का अवनमन कैसे होता है? तो यहां हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन अर्थात हिमांक का घटना। क्योंकि यहां जैसे हमारे पास में कोई पात्र है, इस पात्र में जैसे कोई भी शुद्ध विलायक उपस्थित है, जैसे हमने यहां मान लिया जल उपस्थित है, और ये कौन सी अवस्था में है? शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था। ये अपने पास में क्या है? विलायक है। और हमने क्या किया, इस जल में कोई भी अन्य पदार्थ ठोस जैसे नमक डाल दिया। इसमें क्या डाला है? नमक। अब ये नमक यहाँ किसका काम कर रहा है? विलय पदार्थ का। किसका काम कर रहा है भाई? विलय पदार्थ का काम कर रहा है। और यहाँ जो विलायक है वो क्या है? नमक है। क्या है? विलायक क्या है यहाँ पर? नमक, सॉरी, विलायक यहाँ पर क्या है? जल है। अब यहाँ पहली जो अवस्था है वो तो जल की कैसी है? शुद्ध अवस्था है, जो कि क्या है? विलायक है। अब यहाँ हमें पता है जल के जो अणु हैं, जल के अणुओं के पास में गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा होने के कारण ये जो जल के अणु हैं दीवारों पर, सतहों पर, और जो द्रव की सतह है इस सतह पर क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगे, जिससे क्या उत्पन्न होगा? एक दाब उत्पन्न होगा, जिस दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्या दाब है भाई? कौन सा दाब है? वाष्प दाब। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया? विलायक लिया, जल लिया, और जल में क्या डाला? नमक डाला, NaCl डाला। नमक डाला तो ये कौन सा पदार्थ है? विलय पदार्थ है। और ये कैसा है? अवाष्पशील है। कैसा पदार्थ है भाई? अवाष्पशील। अवाष्पशील। जब अवाष्पशील पदार्थ है तो इसके अणुओं के मध्य क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है, और गतिज ऊर्जा न होने के कारण जो ये अणु है, जल के अणु है, इनकी जो गति कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्योंकि अब इस कंडीशन पर इसमें क्या है? नमक और जल, नमक प्लस जल, अर्थात अणुओं की संख्या क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अणुओं की संख्या बढ़ चुकी है। और इस कंडीशन पर अणुओं की संख्या कैसी थी? कम थी। अणुओं की संख्या कम थी। अणुओं की संख्या कैसी थी भाई? इस कंडीशन पर कम थी। यहाँ अणुओं की संख्या बढ़ चुकी, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अणुओं की संख्या बढ़ी तो यहाँ पर क्या है कि जो अणु हैं, जल के अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता चला जा रहा है? कम हो गया। कम होने का कारण है क्योंकि नमक के अणुओं के पास तो गतिज ऊर्जा है थी नहीं, तो वो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे सपोज करो पहले जल के कितने अणु थे? 100 अणु थे, और उनके पास में ऊर्जा कितनी थी? 100 थी। कितनी थी? 100 मोल, सॉरी 100 जूल। ऊर्जा कितनी थी? 100 जूल। अब नेक्स्ट कंडीशन पर क्या हो गया कि यहाँ अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 100 है, 100 अणु है, और NaCl की संख्या भी कितनी है? 100 है। 100 अणु NaCl, और 100 अणु किसके हैं? जल के हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अणुओं की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, और ऊर्जा का मान कितना है? वही 100 जूल है। कितना है भाई? 100 जूल। 100 जूल। तो 100 जूल होने के कारण इनके पास में क्या है? अणुओं की संख्या कम, ऊर्जा का मान कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। और कम ऊर्जा का मान होने के कारण ये जो टक्कर मारेंगे, अणु जो टक्कर मारेंगे, सतहों पर जो टक्कर मारेंगे, उस टक्कर का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने के कारण जो वाष्प दाब है इसका, वाष्प दाब कैसा हो जाएगा भाई? कम वाष्प दाब हो जाएगा। कैसा कम वाष्प दाब हो जाएगा? कम। और जब कम वाष्प दाब होता है उस कंडीशन पर क्या होता है कि ये जो पदार्थ है, जो विलयन पदार्थ है, वह कम ताप पर भी क्या होता है? जमना प्रारंभ कर देता है। जब कम ताप पर जमना प्रारंभ कर देता है तो विलयन का जो हिमांक है उसका मान कैसा हो जाता है? शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। जब शुद्ध विलायक की तुलना में हिमांक का मान कम हो गया तो हिमांक में क्या हुई? कमी हुई, और इसे ही हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। अर्थात शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उसका मान कैसा होगा? ज्यादा होगा, और जो विलयन होगा उसके हिमांक का मान कैसा होगा? कम होगा। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वाष्प दाब में यहाँ क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब वाष्प दाब में कमी आ रही है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि हिमांक का मान क्या होगा? कम होता चला जाएगा, कम हो जाएगा, और वह जो विलयन है
वह कम ताप पर ही जमना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे सपोज करो जल का हिमांक कितना होता है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होता है, और आपने ये जो विलयन बनाया है जिसमें नमक डालकर आपने किसका निर्माण किया है, विलयन का निर्माण किया है, तो उस कंडीशन पर यहाँ जो हिमांक का मान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कैसा चला जाएगा, कम चला जाएगा। अर्थात इसका जो मान होगा, इस विलयन के हिमांक का जो मान होगा वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माइनस में। इसका मतलब हिमांक का मान क्या हो चुका, घट गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। तो इसे हम दोबारा से एक बार और देखते हैं। जब किसी विलायक में या किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन का हिमांक ताप विलायक हमारे पास में क्या है, शुद्ध पदार्थ विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं या कहा जाता है। माना शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक हमने मान लिया T0F, और विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक हमने TF मान लिया। तो हमें यहाँ पता है शुद्ध विलायक जो भी है, जैसे जल है उसमें, तो जल का जो हिमांक होगा T0F होगा, और विलयन का हिमांक TF माना गया है। तो यहाँ हमें पता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो हमने अभी बात की थी कि विलयन का हिमांक कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील क्या मिलाया गया है, विलय पदार्थ मिलाया गया है। अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ हिमांक में अवनमन की बात कर लें, हिमांक में अवनमन अर्थात हिमांक का घटना। तो यहाँ हम इसे डेल TF से प्रदर्शित कर देते हैं, बराबर T0F माइनस TF। अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, और जिनमें से जो अंतर आएगा वो क्या हुआ, डेल TF। ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। अर्थात शुद्ध विलायक का कैसा है, अधिक है, और विलयन का कैसा है, कम है। तो ये क्या हो गई अपने पास में, कमी हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन। अब यहाँ हमें पता है जो हिमांक का जो अवनमन होता है वो किसके समानुपाती होता है, मूल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भैया, मूल भिन्न के।
क्योंकि किसी भी विलय पदार्थ की जितनी मोल भिन्न डाली जाएगी, हिमांक में जो अंतर आएगा, गैप आएगा, वो उतना ही ज्यादा आएगा। यदि आप विलय पदार्थ कम मात्रा में ला रहे हो तो जो वाष्प दाब में जो अवनमन है वो कम होगा। यदि आप विलय पदार्थ के मोल अंश ज्यादा डाल रहे हो, जैसे आपने 10 ग्राम डाले, 50 ग्राम डाले, 100 ग्राम डाले, तो इसका मतलब मोल अंश का मान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, किसका, विलय पदार्थ का। और विलय पदार्थ हमारे पास में कैसा है, वाष्पशील है। इसीलिए जो विलय पदार्थ के जो मोल भिन्न है उसके क्या होता है, ये समानुपाती होता है। क्या होता है, हिमांक में अवनमन। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे ये डेल टी एफ है, डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, जैसे हमने क्या किया, डेल टी एफ से रिप्रेजेंट किया है। ये जो समानुपाती होता है वो किसके होता है, एक्स बी के, अर्थात मोल भिन्न के। और ये मोल भिन्न किसकी है बेटे, बी की है। बी यहाँ पर क्या है, विलय पदार्थ है। जो भी विलय पदार्थ उसमें डाला है, जैसे अभी हमने डाला था जल में, क्या डाला था, नमक डाला था। ठोस पदार्थ कौन सा था, नमक था। तो ये नमक क्या है, विलय पदार्थ है। और ये कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील है तो जितना ज्यादा विलय पदार्थ होगा वह हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमने ये निकाला। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसे, और आगे यही देख लेते हैं। हिमांक में अवनमन हो गया, अर्थात डेल टी एफ इस समानुपाती एक्स बी। यहाँ से हमें पता है एक्स बी क्या है, यहाँ पर एक्स बी विलय पदार्थ के मोल भिन्न। और यहाँ से डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, अब जैसे हमने यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आ गया, तो डेल टी एफ बराबर के एक्स बी। हमें पता है एक्स बी को हम खोलते हैं, तो एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बी के मोल भिन्न। हमें पता है बी के मोल भिन्न क्या होते हैं, बी के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल। क्योंकि यहाँ दो घटक हमारे पास में है, एक तो विलय पदार्थ है, दूसरा विलायक पदार्थ है, जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एन ए से और बी से। तो यहाँ हमारे पास भी निकल के आ गया। अब एक्स बी बराबर क्या हो गया बेटे, एन ए प्लस एन बी। और हमें पता है एन ए इज ग्रेटर देन ग्रेटर किससे ज्यादा ग्रेटर है बेटा, एन बी से। अर्थात यहाँ पर जो ए के मोल हैं वो अधिक हैं, बहुत अधिक है किससे, बी के मोल भिन्न से। क्योंकि बी क्या है अपने पास में, बी अपने पास में क्या है भाई, विलय पदार्थ है। और हमें पता है जैसे हमने नमक जल में डाला, तो यहाँ जो जल है वो तो क्या है, विलायक है। जो क्या है अपने पास में, विलायक है। और जबकि जो नमक है वो विलय पदार्थ है। तो ये क्या हो गया, एन बी कैसा हो गया, बहुत कम हो गया। इसीलिए क्या हो गया, हमने क्या किया, एन बी को क्या कर दिया, यहाँ पर 0 के समकक्ष मान लिया। तो हमारे पास जो आगे टर्म्स निकल के आएगी, थोड़ा यहाँ ऊपर से देख लेते हैं इसे, एक बार और समझ लें। तो हिमांक क्या होता है, किसी भी विलयन का वह ताप जिस पर विलयन की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था साम्य अवस्था में उपस्थित होती है, वह ताप उस विलयन का हिमांक कहलाता है। क्योंकि वह ताप, अब हिमांक के अवनमन की बात कर लें। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन का हिमांक ताप विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का हिमांक हमने टी नॉट एफ माना है और विलयन का हिमांक हमने टी एफ माना है। तो यहाँ हमें पता है कि जो विलायक है, जो कि हमारे पास में जल लिया, जैसे जल और नमक की बात कर ले, तो जल हमारे पास में क्या है, विलायक है। विलायक की जब बात की तो विलायक कितना, टी नॉट एफ है, इसका मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। और विलयन का हिमांक का उसका मान कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ हिमांक में अवनमन क्या होगा, डेल टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब यहाँ हमें पता है कि जो हिमांक में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, विलय पदार्थ की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्योंकि अगर विलय पदार्थ जितना ज्यादा डाला जाएगा, हिमांक में अवनमन उतना ही ज्यादा
होगा। इसीलिए डेल टी एफ समानुपाती एक्स बी, हम एक्स बी को खोलते हैं, एक्स बी क्या है, बी के मोल भिन्न। तो यहाँ हमने जैसे खोला एक्स बी बराबर क्या हो गया, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। हमें पता है जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा कैसी है, कम है, इसीलिए उसके मोल भी कैसे होंगे, कम होंगे। इसीलिए क्या किया हमने, एन ए इज लार्जर एन बी। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने एन बी को क्या मान लिया, 0 मान लिया। और आगे हम इसको करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे तो एक्स भी क्या हो गया हमारे पास में, एक्स भी हमारे पास में निकल के आया, एन बी और एन ए, एन भी हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब यहां से हमारे पास में देखो डेल टी एफ बराबर के एन बी बटे एन ए। यहां से हम देखते हैं डेल टी एफ बराबर के, और यहां हम देखो एन बी, एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बराबर एम बी। इसी प्रकार एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बराबर एम ए। यहाँ डब्ल्यू बी क्या है, बी का भार बटे बी का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार ए का भार बटे ए का मोलर द्रव्यमान। यहाँ से एन बी का मान हम यहाँ से रख दें और एन ए का मान हम यहाँ से रख देते हैं। तो हमने लिखा है इसमें डब्ल्यू बी बराबर बटे एम बी बटे डब्ल्यू ए बटे एम बी। अब यहाँ से जैसे हमने इसको हल किया, तो डेल टी एफ बराबर के, तो देखें यहाँ से डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू एम ए। हमारे पास निकल जाएगा डेल टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से देखो एम ए को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास में निकल के आता है डेल टी एफ बराबर के एम ए। बाकी हम देखते हैं क्या क्या बचा, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब यहां से हम देखो, आप देखेंगे इसको, ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको आप देखेंगे, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो यहां से हमने बात कर ली, तो ये देखो डब्ल्यू ए क्या है अपने पास में, और एम ए सॉरी एम बी, यहां से ये अपने पास में क्या है, एम बी। तो यहां से हम देखेंगे ये बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोललता की, क्योंकि मोललता आपके पास में पहले भी आ चुकी है। मोललता की अगर मैं बात करता हूं, मोललता क्या होती है भाई, मोललता 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहां हमारे पास में ये निकल के आ गया है डब्ल्यू बी। तो यहां हम देखेंगे डब्ल्यू बी अपने पास में क्या है, विलय का भार है हमारे पास में, और एम बी अपने पास में क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है, और हमारे पास में डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार। तो परिभाषा के अनुसार भी देख लें,
यहाँ ये हमारे पास में 1 kg विलायक, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, भार की बात हो रही है, जो विलायक का भार हमारे सामने है। और ग्राम मोलों की संख्या, तो ग्राम मोल की जब मैं बात करता हूँ तो उसके लिए क्या आता है भाई, विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से ये जो तीनों टर्म से मिलकर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोललता को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोललता को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, डेल TF बराबर के एम ए इनटू एम, क्योंकि आपको पता है मोललता को हम सदैव स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ इन दोनों को जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो एक कांस्टेंट आ रहा है के TF बराबर KF इनटू एम। ये हमारे पास में क्या आ गया, सूत्र निकल के आ गया। KF यहाँ पर क्या है, KF, तो KF अपने पास में क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो KF हमारे पास में क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो यहां से हमने क्या किया, हिमांक के अवनमन के लिए क्या किया, एक सूत्र व्युत्पन्न कर लिया जिसमें KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और M क्या है यहाँ पर, स्मॉल m, मोललता, क्या है भाई, मोललता। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा एक ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे कि ग्राफ इसका कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली हिमांक के अवनमन में। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, खोल दिया, x भी क्या है, मोल है, किसके, b के, मोल भिन्न। तो यहाँ से हमने जैसे ही बोला NA बटे NA, तो डेल TF बराबर K NB बटे NA। हमें पता है b क्या है, इसके क्या है, मोल। तो यहाँ हमें पता है मोल को हम खोलते हैं, किसको खोलते हैं, WB बटे MB, अर्थात b का भार बटे b का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, a का भार बटे a का मोलर द्रव्यमान। ये क्या है, NB और NA अपने पास में क्या है, B के मोल, और ये क्या है, A के मोल। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये NB क्या है अपने पास में, घटक B के मोल है, क्या है भाई, घटक B के मोल। इसी प्रकार में NA की बात करूं तो ये भी क्या है बेटे, घटक A के मोल। ठीक है भाई, ये सारी टर्म से हमने इसमें क्या की, रख दी, और रखने के पश्चात हमारे पास में क्या हुआ, तीन टर्म से मिलकर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोललता को रिप्रेजेंट कर रही है। और K को इनटू NA किया तो एक कांस्टेंट आया जिसे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, KF के रिप्रेजेंट कर दिया। और KF हमारे पास में क्या होता है, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, और यहाँ स्मॉल m किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, मोललता से। तो हमारे पास में जो सूत्र निकल के आया फाइनल वो क्या है बड़े, डेल TF बराबर KF इनटू M। तो ये हमारे पास में क्या है, निकल के आया। तो यहां से अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ देखेंगे, आगे ग्राफ में इसमें क्या होता है। यहाँ हमने ताप की बात कर ली, ताप हमने केल्विन में ले लिया, और यहाँ से ताप है बढ़ रहा है। यहाँ से पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमें एक बात पता है, यहाँ पर किसी भी जो विलायक है, विलयन, उसकी ठोस और द्रव अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था पर होती है। जिस ताप को क्या कहते हैं हम, उसका किसी भी विलयन का हिमांक कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, किसी विलायक के लिए बात करते हैं, तो विलायक के लिए जो ग्राफ निकल के आता है वो ऐसे आता है। यहाँ से ये कौन सी अवस्था है, जिस पर कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था। ये क्या है अपने पास में, ठोस विलायक है हमारे पास में, ठोस विलायक। और ये हमारे पास में क्या है, द्रव विलायक।
द्रव विलायक। और ये जो आ रही है साम्य अवस्था आ रही है इस समय जो टेम्परेचर होगा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एफ से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? टी नॉट एफ से। अब उसके बाद में क्या होता है, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो विलयन बनेगा उसका जो हिमांक होगा वो किसी भी विलायक के हिमांक से कैसा होगा, कम होगा। तो किसी विलायक से कम होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ ये निकल के आता है। और जब ये निकल के आता है तो यहाँ से जब हम जैसे देखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, टी एफ हो जाता है। और दोनों का जो अंतर आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, डेल टी एफ कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? डेल टी एफ। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर हमने बात कर ली, इसके हिमांक की बात कर रखी है, तो ये ताप हो गया। यहाँ से क्या हो गया, इसका हम प्रेशर की बात कर लें या पी की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या है, ग्राफ बनेगा। ये इसकी कौन सी अवस्था है, किसी विलायक की, जो उस समय की अवस्था है जिसमें ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों किसमें है, साम्य अवस्था में है। तो ये इनका क्या है, हिमांक है। जो हिमांक कौन सा है, शुद्ध पदार्थ का है। किसका है, शुद्ध पदार्थ का। लेकिन हमें पता है जब विलयन की, जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, विलयन की, तो विलयन में क्या होता है, विलय पदार्थ बनाया जाता है। विलय पदार्थ कैसा होता है, अवाष्पशील होता है। इसीलिए क्या होता है, हिमांक का मान कैसा हो जाता है, घट जाता है। और जब हिमांक का मान घटता है तो इसके जो ग्राफ निकल के आएगा वो ये आएगा, टी एफ, और ये क्या आ गया, टी नॉट एफ। ये किसके लिए है, विलयन के लिए, और ये किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, बोले डेल टी एफ आएगा। यहाँ हमारे पास जो सूत्र भी निकल के आया था वो क्या आया था, के टी एफ बराबर के एफ इंटू एन। ठीक है भाई। तो ये अपने हम इसको ग्राफ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो विलयन का जो हिमांक है वो कैसा है, कम है। इससे कम है भाई, विलायक की तुलना में। और वाष्प दाब विलायक, उसमें क्या होगा, हिमांक में कमी हुई है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।